भारत माता की। अमेरिका में बसे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित अमेरिका की राजनीति के सभी श्रेष्ठ महानुभाव और भारत में भी टीवी और इंटरनेट के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी भाइयों बहनों, और आज कई लोग इस सभागृह में पहुंच नहीं पाए हैं, वो बाहर खड़े हैं, उनका भी मैं स्मरण करता हूं। और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व ये शक्ति उपासना का पर्व है। नवरात्रि का पर्व शुद्धिकरण का पर्व है। नवरात्रि का पर्व समर्पण भाव को अधिक तीव्र बनाने का पर्व है। ऐसे पावन पर्व पर मुझे आप सब मिलने का अवसर मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे देशवासी जिन्होंने हजारों मील दूर यहां रह करके भारत की इज्जत को बढ़ाया है, भारत की आन बान शान को बढ़ाया है। वरना एक जमाना था हमारे देश को सांप सपेरों वालों का देश माना जाता था। अगर आप न होते, हमारे देश की युवा पीढ़ी न होती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप लोगों ने जो कमाल करके दिखाई है, वो ना होता तो आज भी दुनिया शायद हमें सांप सपेरों वालों का ही देश मानती। मैं कुछ वर्ष पहले ताइवान गया था। तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री नहीं था, तो एक इंटरप्रेटर मेरे साथ था। कुछ दिन साथ रहने के बाद परिचय हो गया, तो एक दिन मुझे पूछता है कि आपको अगर बुरा न लगे तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नहीं, बोले आपको बुरा नहीं लगेगा ना। मैंने कहा नहीं लगेगा, पूछिए। फिर भी वो झिझक रहा था। फिर मुझे कह रहा था कि मैंने सुना है कि भारत में तो काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक होता है, सांप सपेरे का देश है, लोग सांप को ही खेल करते रहते हैं, यही है क्या? मैंने कहा नहीं,
अब हमारे देश का बहुत डिवैल्यूएशन हो गया है। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं। और हमारे नौजवान माउस को घुमाते हैं, सारी दुनिया को डुलाते हैं। आप सबने अपने व्यवहार के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा अमेरिका के अंदर बहुत इज्जत कमाई है। आपके माध्यम से न सिर्फ अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में बसने वाले और देशों के लोगों के कारण भी दुनिया में भी भारत के लिए एक सकारात्मक पहचान बनाने में आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही। भारत में अभी अभी चुनाव हुए। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको चुनाव में मतदान करने का सौभाग्य नहीं मिला होगा, लेकिन आप सभी होंगे जिस दिन नतीजे आए होंगे आप सोए नहीं होंगे। यहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उस रात सोया पाया। और जितना जश्न हिंदुस्तान मना रहा था, उससे भी कई गुना ज्यादा जश्न दुनिया भर में फैला हुआ भारतीय समाज मना रहा था। आप में से बहुत सारे लोग भारत के चुनाव अभियान के साथ जुड़े थे, वो आए थे, अपना समय दिया था। मैं उनको मिलकर के थैंक्स भी नहीं कह पाया था। आज मैं सबको थैंक्स कहता हूं, रूबरू आकर के कहता हूं कि आप आए, हिंदुस्तान के गांवों में महीनों तक रहे और भारत के लोकतंत्र में एक अभूतपूर्व विजय की घटना, इसे चरितार्थ करने में आपका योगदान रहा। तीस साल के बाद, आप लोग 20 साल के बाद से परिचित हैं, 30 साल के बाद पहली बार भारत में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। इस चुनाव नतीजों को हिंदुस्तान के किसी पॉलिटिकल पंडित के गले ये परिणाम नहीं उतरते थे।
ओपिनियन मेकर्स भी ओपिनियन बनाने में असफल रहे। हिंदुस्तान के गांव, गरीब, अनपढ़ लोगों ने ओपिनियन मेकर का ओपिनियन बना दिया। गरीब से गरीब व्यक्ति की भी लोकतंत्र में कितनी निष्ठा है, लोकतंत्र में उसकी कितनी अहमियत है, इसका उदाहरण ये भारत के चुनाव ने बताया है। लेकिन चुनाव जीतना वो सिर्फ पद ग्रहण नहीं होता है। चुनाव जीतना वो किसी कुर्सी पर विराजने का कार्यक्रम नहीं होता। चुनाव जीतना एक जिम्मेवारी होती है। और मैं जब से मैंने इस कार्य का दायित्व संभाला है, 15 मिनट भी वैकेशन नहीं लिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हिंदुस्तान में आपने मुझे जो दायित्व दिया है, देशवासियों ने जो दायित्व दिया है, हम ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेंगे जिसके कारण आपको नीचा देखने की नौबत आए। हमारे देश में एक ऐसा उमंग और उत्साह का माहौल है। देश के लोग बदलाव चाहते हैं, देश बदलाव चाहता है। विश्व जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों से आगे बढ़ रहा है, भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी कहने लगा है कब तक ऐसे जिएंगे। वो बदलाव चाहता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत की आर्थिक स्थिति को बदलने में, भारत के सामाजिक जीवन में सामर्थ्य देने में, भारत के व्यक्तिगत जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपने जिस सरकार को चुना है वो कोई कमी नहीं रखेगी। मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि यहां बैठे हुए आप सबके मन में भी भारत से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। भारत के नागरिकों के मन में भी भारत के लिए वर्तमान सरकार से अनेक अनेक अपेक्षाएं हैं। लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये सरकार अपने कार्यकाल के दरमियान जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में 100% सफल होगी। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो एक बार मैंने कार्यक्रम में कहा था
मैंने कहा जिसको हिंदुस्तान वापस आना है जल्दी आइए, देर मत कीजिए। तब मुझे पता नहीं था कि यह दायित्व मेरे जिम्मे आने वाला है, लेकिन अब यहां रहने वाला हर व्यक्ति कितने ही सालों से अमेरिका में बसा हो, अब उसको भी लगने लगा है एक पैर तो हिंदुस्तान में रखना ही चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, सारा विश्व इस बात में कन्विंस है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। अमेरिका के भी गणमान्य राजनेताओं ने पब्लिकली ये कहा है कि 21वीं सदी कोई कहता है एशिया की सदी है, कोई कहता है हिंदुस्तान की सदी है। और ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। भारत के पास वो सामर्थ्य है, वो संभावनाएं हैं, और अब संजोग भी हैं। और इसलिए अब कल्पना कीजिए, आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। दुनिया की सबसे पुरातन संस्कृति वाला देश और दुनिया का सबसे नौजवान देश। एक ऐसा अद्भुत मिलन है, एक ऐसा अद्भुत संयोग पैदा हुआ है। आज भारत में 65% पॉपुलेशन 35 एज ग्रुप से नीचे है। 35 से कम आयु के 65% जिस देश के पास नौजवान हो, जिसके पास ऐसी सामर्थ्यवान भुजाएं हो, जिसकी उंगलियों में कंप्यूटर के माध्यम से दुनिया से जुड़ने की ताकत पड़ी हो, जिस देश का नौजवान अपने सामर्थ्य से अपना भविष्य बनाने के लिए कृतसंकल्प हो, उस देश को पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं। निराशा का कोई कारण नहीं है साथियों। मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, यह देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। इन नौजवानों के सामर्थ्य से आगे बढ़ने वाला है। भारत के पास 3 ऐसी चीजें हैं आज जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि हमारी इन 3 शक्तियों को हम पहचानें, हमारी इन 3 शक्तियों को विश्व के सामने हम प्रस्तुत करें, हमारी इन 3 शक्तियों को
एक दूसरे के साथ जोड़ करके मोबिलाइज करें, तीव्र गति से आगे बढ़े। वो 3 चीजें हैं। जब 125 करोड़ देशवासियों ने आशीर्वाद दे दिया तो वो ईश्वर का ही आशीर्वाद होता है। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। जनता जनार्दन वो भगवान का रूप होती है। और जब जनता जनार्दन के आशीर्वाद होते हैं तो वो स्वयं परमात्मा के आशीर्वाद होते हैं। वो 3 चीजें जिसके लिए भारत गर्व कर सकता है और जिसके आधार पर भारत आगे बढ़ सकता है। एक, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है। मैं देख रहा था जब चुनाव अभियान, मई महीने की भयंकर गर्मी, बदन पे कपड़े न हो ऐसा गरीब व्यक्ति भी उन जनसभाओं को सुनने के लिए पहुंचता था, उस आशा के साथ पहुंचता था यही लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र के माध्यम से वो अपनी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण कर पाए। भारत में लोकतंत्र सिर्फ व्यवस्था नहीं है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ व्यवस्था नहीं है, भारत में लोकतंत्र आस्था है। ये तीनों चीजें किसी एक देश के पास हो ऐसा आज दुनिया में कहीं नहीं है। और इसी सामर्थ्य के आधार पर इसी शक्ति के भरोसे भारत नई ऊंचाइयों को पार करेगा, ये मेरा विश्वास है। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सारी दुनिया के लोग अमेरिका में आकर के बसे हैं। और भारत के लोग सारी दुनिया में जाकर के बसे हैं। दुनिया का कोई कोना नहीं होगा जहां आपको भारतीय न मिले। अमेरिका का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां दुनिया का कोई नागरिक न मिले। कितनी मिली जुली बातें हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत आने वाले दिनों में, मेरा स्पष्ट मत रहा है कि सरकारें विकास नहीं कर पाती हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा अपनी स्कीम लागू कर सकती है, रोड बना लेगी, अस्पताल बना लेगी, स्कूल बना लेगी, उसकी बजट की सीमाएं होती है। विकास तब होता है जब जन भागीदारी होती है। दुर्भाग्य से अब तक हमारे देश में सरकारों ने डेवलपमेंट का ठेका लिया था। हमने डेवलपमेंट की जिम्मेवारी
मिलजुल करके 125 करोड़ देशवासी और सरकार मिलकर के करेंगे, ये रास्ता हमने अपनाया। हमारे देश में एक और दिक्कत है, और अगर देश को प्रगति करनी है तो सरकार का दायित्व बनता है गुड गवर्नेंस। आप लोग भी, आपकी क्या शिकायत होती होगी? यही ने साहब एयरपोर्ट पर उतरे थे, ऐसा हुआ। वीजा लेने गए थे, पता नहीं भले ही मैं हजारों मील दूर रहता हूं आपसे, लेकिन आपके दर्द को भी भली भांति जानता हूं। आपकी पीड़ा को मैं भली भांति जानता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी ये कोशिश है कि हम विकास को एक जन आंदोलन बनाएं। और जब मैं विकास को जन आंदोलन की बात कहता हूं, हम लोग हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास से भली भांति परिचित है। अंग्रेज लोग हमारे देश में शासन करते थे, उसके पहले कई लोगों ने हमारे देश पर शासन किया। करीब 1000-1200 साल तक हम गुलाम रहे। लेकिन अगर इतिहास देखेंगे, हर समय कोई न कोई ऐसा महापुरुष मिला है जिसने देश के लिए बलिदान दिया है। आप सिख परंपरा के सभी गुरुओं के नाम लो, एक के बाद एक देश के लिए कितना बलिदान। कितना बलिदान। भगत सिंह तक उस परंपरा को देखिए। आज भी सेना पर हमारे सरदार देश के लिए जीने मरने के लिए तैयार होते हैं। हर युग में महापुरुषों ने देश के लिए बलिदान दिए हैं। लेकिन वो बलिदान देते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, विदेशियों की गोलियों के शिकार हो जाते थे, फिर कोई नया पैदा होता था, फिर वो कुछ करता था, फिर वो खत्म होता था, फिर कोई तीसरा पैदा होता था। मरने वालों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन वो अकेला आता था, देश के लिए जी जान से फांसी के तख्त पर चढ़ जाता था, शहीद हो जाता था। 5-50 अपने यार दोस्तों की टोली लेकर के लड़ पड़ता था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने क्या किया? महात्मा गांधी जी ने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। कोई खादी पहनता है तो आजादी के लिए पहनता है, कोई किसी बच्चे को पढ़ाता है तो आजादी के लिए पढ़ाता है, कोई किसी भूखे को खाना खिलाता है तो आजादी के लिए खिलाता है, कोई सफाई करता है, झाड़ू लगाता है तो आजादी। उन्होंने हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार ये दिशा दी, ये सामर्थ्य दिया, और हर हिंदुस्तानी को लगने लगा कि मैं भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आजादी के जंग में पूरे हिंदुस्तान को, हर नागरिक को अपने काम के माध्यम से ही
ये मैं देश के लिए करता हूं, ये भाव जगा करके आजादी के आंदोलन को एक नई ताकत दी थी। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आजादी का आंदोलन एक जन आंदोलन था, वैसे ही विकास ये जन आंदोलन बनना जरूरी है। हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों को लगना चाहिए कि मैं बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा देता हूं, मैं भले शिक्षक हूं, मैं देश की सेवा कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री से भी अच्छा काम कर रहा हूं। एक सफाई करने वाला कर्मचारी होगा, वो अच्छी सफाई करता है, क्यों? क्योंकि मेरे देश की शान बान के लिए मैं काम कर रहा हूं, यहां गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो देश सेवा होती है। एक डॉक्टर भी गरीब परिवार के मरीज की सेवा करेगा और सेवा भाव से करेगा, गरीब की जिंदगी भी मूल्यवान होती है, तो वो डॉक्टर भी राष्ट्रभक्ति के लिए काम करता है। मेरी कोशिश यह है कि विकास एक जन आंदोलन बने, 125 करोड़ देशवासी एक विकास के जन आंदोलन का हिस्सा बने और हर कोई जो भी करता है, मैं देश के लिए करता हूं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसके कारण मेरा देश को नुकसान हो, ये भाव मुझे जगाना है। और मुझे विश्वास है कि फिर एक बार वो दिन आए हैं, फिर एक बार वो माहौल बना है, हर कोने में हिंदुस्तानी को लगता है कि अब देश को आगे ले जाना है। और इसी 125 करोड़ देशवासियों की इच्छा शक्ति, यही मेरा संबल है, यही मेरी ताकत है, इसी पर मेरा भरोसा है, जिसके कारण 21वीं सदी का नेतृत्व हिंदुस्तान करने की पूरी संभावना है। हमारे नौजवान आने वाले दिनों में, आप लोग जो पढ़ते होंगे उनको पता होगा, 2020 के समय आते आते दुनिया में इतनी बड़ी मात्रा में वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, उनके यहां सब बूढ़े 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 लोग होंगे। दुनिया के पास काम करने वाले लोग नहीं होंगे। हम पूरी दुनिया को वर्कफोर्स सप्लाई कर पाएंगे। आज पूरे विश्व को नर्सिंग क्षेत्र में इतनी मांग है, अगर भारत से हम नर्सिंग की ट्रेनिंग करके दुनिया में भेजें, उनके लिए बहुत बड़ा अवकाश है। आज विश्व को टीचर्स की मांग है, मैथ्स और साइंस के टीचर नहीं मिल रहे हैं। क्या भारत एक टीचर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है? जिस देश के पास नौजवान हो, उन नौजवानों की क्षमता बढ़ा करके विश्व में जिस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, भारत अपनी युवा शक्ति के माध्यम से दुनिया में छा जा सकने की ताकत रखता है, दुनिया में अपनी जगह बनाने की ताकत रखता है। भारत के नौजवान की टैलेंट दुनिया को उसका लोहा मानना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों ने यहां आकर के क्या कमाल नहीं किया है। आखिरकार जो अनाज खा करके आप आए हैं, जो अनाज पानी पी करके आप आए हैं, वही तो अनाज पानी हम भी तो खा रहे हैं। अगर आप कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। टैलेंट देखिए इस देश की। आपको अहमदाबाद में
अगर 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो करीब 10 रुपया खर्चा होता है। 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 10 रुपया खर्चा लगता है। भारत की टैलेंट की कमाल देखिए। 650 मिलियन किलोमीटर, 65 करोड़ किलोमीटर मार्स की यात्रा की हमने। और सारा इंडिजीनियस छोटे छोटे कारखानों में पुर्जे बने थे, उसको इकट्ठा कर करके मार्स का प्रयोग किया गया। अहमदाबाद में 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 10 रुपया लगता है। हमें मार्स पर पहुंचने में सिर्फ 7 रुपया लगा 1 किलोमीटर का। ₹7 में 1 किलोमीटर, ये हमारी टैलेंट नहीं है तो क्या है? ये हमारे नौजवानों का सामर्थ्य नहीं है तो क्या है? इतना ही नहीं, दुनिया में हिंदुस्तान पहला देश है जो पहले ही प्रयास में मार्स पर पहुंचने में सफल हुआ।